देश में काम करते थे। वास्तविकता तो यह है कि 1823 में इस देश में शिक्षित लोगों का जो परिमाण था, जितने शिक्षित लोग इस देश में थे, 1823 में अंग्रेजों का सर्वेक्षण कहता है कि भारत में कुल आबादी के 76%, 76% लोग शिक्षित थे। थॉमस मुनरो लिखता है कि मैं जब शिक्षित कहता हूं, थॉमस मुनरो दक्षिण की तरफ जो सर्वेक्षण हुआ था उसका प्रमुख था, मद्रास प्रेसिडेंसी के सर्वेक्षण का प्रमुख था। वो थॉमस मुनरो लिखता है अपने सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अंदर, जब मैं 76% शिक्षित कह रहा हूं, तो मैं शिक्षित जब कह रहा हूं तो केवल आज जो जिसको लिटरेट कहा जाता है, साक्षर कहा जाता है, उसकी बात नहीं कर रहा। थॉमस मुनरो कहता है शिक्षित जब मैं कह रहा हूं तो उसने शब्द प्रयोग किया एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन लेवल, कम से कम मैट्रिक के स्तर तक पढ़े हुए लोगों की जनसंख्या में प्रतिशत 76% था 1823 में। 2011 की जनगणना में भारत में साक्षरता का प्रमाण 2001 से बढ़कर के 2001 में 71% साक्षरता का प्रमाण था, 2001 से बढ़कर के 2011 में 74% हुआ। और साक्षरता की परिभाषा क्या है? साक्षरता की परिभाषा है जो अपना नाम, स्वयं का नाम लिख सके वो साक्षर, बाकी कुछ उसको आए ना आए, कोई किताब पढ़ सके ना पढ़ सके, केवल खुद का नाम लिख सके, इतनी जानकारी वाले में केवल 74% है स्वतंत्रता के 67 वर्षों के बाद। 76% 1823 में। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जब शासन विरहित, शासन निरपेक्ष, समाज आधारित, समाज पोषित, समाज द्वारा चिंता की गई ऐसी शिक्षा व्यवस्था इस देश में थी, तब शिक्षा को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हम सक्षम थे। आज की सबसे बड़ी शिक्षा के सामने यदि कोई चुनौती होगी तो वह चुनौती है हर बालक तक शिक्षा को पहुंचाना। हमने कानून तो बना दिया, हमने शिक्षा का अधिकार का कानून बना दिया, 1950 में संविधान बना था, उस संविधान में यह बात लिखी गई थी कि हर बालक को शिक्षा का और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, संविधान में लिखा गया था। लेकिन 1950 में लिखी हुई संविधान की बात को और साकार करते करते हमको 59 वर्ष लग गए और 2009 में हमने पहली बार यह कानून बनाया। लेकिन कानून बनाने के बाद उसके अभी अमल में लाने की परिस्थिति कहां तक पहुंची है? हम सब लोग शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, हम आज की परिस्थिति को जानते हैं, वास्तविकता को जानते हैं, आज की स्थिति क्या है। हर बालक तक शिक्षा पहुंचाना इसलिए संभव नहीं हो रहा है क्योंकि शासन ने शिक्षा को जकड़ रखा है। सा विद्या या विमुक्त है, उस विद्या को मुक्त करने की आवश्यकता है। वह विद्या खुद जकड़ी हुई है, वह दूसरे को मुक्त करे उससे पहले उसकी मुक्ति बहुत आवश्यक है। इसलिए समाज को सोचना पड़ेगा। शासन ने बहुत काम किया, शासन ने बहुत सारे आयोग बनाए, देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होते ही राधाकृष्णन कमेटी बनी थी, राधाकृष्णन जी के अध्यक्षता में, जिस कमेटी ने और उच्च शिक्षा के बारे में विचार किया। मुद्रा समिति बनी थी जिसने और यह शालेय शिक्षा के बारे में विचार किया। उसके बाद में भी अनेक कमीशन बने, कोठारी कमीशन का नाम, कोठारी आयोग का नाम उन सब लोगों को पता है जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। और दलपत सिंह जी कोठारी जो कि महर्षि अरविंद के भी बहुत करीब रहे, तो उन्होंने बहुत समग्रता से और शिक्षा का विचार किया। और दलपत सिंह जी कोठारी जी के कोठारी कमीशन का यदि अपन रिपोर्ट पढ़ते तो अपने को लगता है इतनी अद्भुत और इतनी सुंदर बातें उसके अंदर लिखी है, लेकिन वो समाज में नहीं आई, वह अवलंबन नहीं हुआ उसके ऊपर, वह अमल नहीं किया जा सका। क्यों नहीं हुआ अमल? जब इस बात को सोचा तो भारतीय शिक्षण मंडल के और कार्यकर्ताओं को ऐसा लगा कि जिस समय ऊपर से नीचे आने की प्रक्रिया होती है तो वो प्रक्रिया समाज स्वीकार करे ऐसा जरूरी नहीं। बहुत सारे उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण है दहेज एक्ट। दहेज एक्ट की मांग समाज में से भी हुई थी, लेकिन शासन ने दहेज एक्ट को बना दिया। समाज का उसके अंदर कितना और सहभाग था ये मुझे पता नहीं, लेकिन व्यवस्था क्या हुई। आज महीना भर पहले की घटना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की और एक न्यायाधीश रंजना बघेल, न्यायमूर्ति रंजना बघेल, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, न्यायालय के अंदर ऐसे किसी भाषण में नहीं, अनौपचारिक चर्चा में नहीं, न्यायालय के अंदर बैठ करके ये टिप्पणी करती है कि दहेज का जो अधिनियम बना, दहेज कानून जो बना, उस दहेज एक्ट का 80% से अधिक दुरुपयोग होता है और ससुराल के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए झूठा दहेज एक्ट लगा दिया जाता है। एक अच्छे कानून की धज्जियां क्यों उड़ी? क्योंकि केवल ऊपर से आया था, नीचे से उसके लिए कुछ नहीं था। इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल ने यह सोचा कि 4000 लोगों के और मतों को एकत्रित करके भले ही ये शिक्षा नीति बनी हो, लेकिन 4000 तो हमारे 125 करोड़ की आबादी में कुछ नहीं होता है। इसलिए हमने तय किया कि हम देश के प्रत्येक जिले में इसको लेकर के जाएंगे, इस प्रारूप को। इसलिए इसको ड्राफ्ट कहा, इसलिए इसको प्रारूप कहा। यह अभी फाइनल नहीं है, यह
शिक्षण मंडल इसको समाज के बीच में ले गए और सारे देश के प्रत्येक जिले के अंदर हम जाने का प्रयत्न कर रहे हैं और लाखों की संख्या में लोगों तक इस विषय को ले जाया जाए। और इसके पुस्तिका आपको दी गई है, उस पुस्तिका में यदि आप देखेंगे तो पुस्तिका के पीछे 4 पृष्ठों का अभिमत पत्र लिखा हुआ है, जिसके अंदर भर करके आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और अतिरिक्त आप लिखना चाहे तो कागज जोड़ करके दे सकते हैं। भारतीय शिक्षण मंडल की योजना है कि अगले नवंबर 2015 तक ऐसे लाखों अभिमत प्रपत्र हम इकट्ठा करें, उनका संकलन करें, उनका विश्लेषण करें, एनालिसिस करें। उसके लिए कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम बनाया गया है जिसके द्वारा उसका एनालिसिस होगा और प्रत्येक के अभिमत का विचार किया जाएगा और उसके माध्यम से जो अभिमत आए उनमें से जो कुछ बहुत अच्छी संकल्पनाएं आ सकती हैं उन संकल्पनाओं को स्वीकार करेंगे, इसमें से कुछ बातें छोड़नी होगी तो छोड़ेंगे और इस प्रकार से परिष्कृत करके परिष्कार होने के बाद में हम शासन के पास जाएंगे। तब हम केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को ये परिष्कृत भारतीय शिक्षा का एकात्म और समग्र प्रारूप प्रस्तुत करेंगे। आज मैं आपके सामने इसे भारतीय शिक्षण रूपरेखा की कुछ मोटी मोटी बातें आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन मेरी आप लोगों से विनती है कि ये पुस्तिका को आद्योपांत पढ़े, एक एक अक्षर पढ़े और उसके बाद में उसका अभिमत प्रपत्र पढ़े। लेकिन इसमें दिया क्या है, क्या भारतीय शिक्षण की रूपरेखा में कहना चाहते हैं उसको एक मोटे मोटे रूप में और उसके पीछे के उद्देश्य को आपके सामने मैं कुछ समय में रखना चाहता हूं। शिक्षा में अनेक बातें, शिक्षा में जिस प्रकार की परिस्थिति आज आपको असंतोषजनक जो दिखाई देती है, महाराज जी ने जिसको अधूरापन कहा, वह असंतोषजनक बात इसलिए दिखाई देती है क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य को लेकर के हम समर्पित हैं। और हम, जब मैं कह रहा हूं तो मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा, आज सारा विश्व शिक्षा के उद्देश्य को लेकर के समर्पित है। सारे विश्व में बड़ा गहन चिंतन चल रहा है। पिछले 2 वर्षों से, जब से मेरे को भारतीय शिक्षण मंडल का दायित्व मिला 2012 नवंबर में, तब से मैंने सारे विश्व की शिक्षा व्यवस्थाओं का अध्ययन करना प्रारंभ किया और मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि आप में से अनेक लोगों के मन में जैसे विचार होते हैं वैसे ही मेरे मन में विचार थे कि गड़बड़ियां तो केवल भारत में, बाकी तो तथाकथित रूप से विकसित देशों में तो सब अच्छा चल रहा है और अपने जो भारतीय विदेशों में जाकर के आते हैं वो वहां का इतना ऐसा वर्णन करते हैं कि अपने को लगता है कि वहां तो अमेरिका और यूरोप में तो सब ठीक ही है। लेकिन जब उनके विचार पढ़ते हैं, और आजकल इंटरनेट के कारण बड़ा सरल हो गया है, सारे दुनिया में चल रहे शिक्षा के गहन मंतव्य को और विचारों में पिछले 2 वर्षों से पढ़ रहा हूं। लगभग प्रतिदिन 100 से 150 ईमेल मेरे पास इस प्रकार के आते हैं जिसको मैं लगभग रोज 2 घंटे का समय औसतन लगा करके पढ़ता हूं और उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि सारे विश्व में प्रचंड घमासान चल रहा है। और वो घमासान क्या है, छोटे छोटे शब्दों में बताया जाए तो हम सबके बीच में जो विषय है और जो विचार है उसको लेकर के जो घमासान चल रहा है वही विश्व में छोटी छोटी बातों में घमासान चल रहा है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, केवल और जानकारियों को इकट्ठा करके सुपर स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ तैयार करना, यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए या शिक्षा सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करने वाली होनी चाहिए। आज विश्व के लगभग सभी देशों में इस विषय पर चिंतन हो रहा है और अनेक मनुष्यों का, बहुविध मनुष्यों का, मेजॉरिटी का मानना यह है, बहुसंख्यक के लोगों का मानना यह है कि एकांगी विकास से मनुष्य का विकास नहीं हो सकता, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं केवल जानकारियों का पिटारा बना करके काम नहीं चलेगा, आप उसके भावनाओं का विकास आपको करना पड़ेगा। केवल बुद्धि का विकास करके नहीं चलेगा, हृदय का भी विकास करना पड़ेगा। हेड हार्ट की कंट्रोवर्सी विश्व में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। 20वीं शताब्दी में हेड को महत्व देना प्रारंभ किया, इंटेलेक्ट को महत्व देना प्रारंभ किया और भावनाओं को दुर्लक्षित किया जाने लगा। भावना कमजोरी का कारण बनी। पश्चिम का एक इस प्रकार का विचार बना, एक विचार का दर्शन बना कि आप यदि भावुक है तो आप कमजोर है। वो आपको कहेंगे बी प्रोफेशनल, व्यावसायिक बनिए। व्यावसायिक बनने का अर्थ क्या है, आप संबंधों को महत्व मत दीजिए, आप भावना को महत्व मत दीजिए, केवल तर्क को महत्व दीजिए। आज पूरा का पूरा पश्चिम इस दोहराए पर आकर के खड़ा हो जाए कि हमने कुछ गलती कर दी और आपको कह रहे कि नहीं, भावनाओं को महत्व देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि केवल आईक्यू से काम नहीं चलेगा। आईक्यू से आगे उन्होंने ईक्यू की बात की। इंटेलिजेंस क्वोशेंट को केवल बुद्धि के मापन को करके काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा इमोशनल क्वोशेंट की जरूरत है, भावना को भी मापना पड़ेगा। आदमी का केवल आईक्यू बढ़ाने से नहीं चलेगा, आदमी का ईक्यू बढ़ाना चाहिए। और उससे आगे बढ़ गए, उसके आगे बढ़कर के गोल्डमैन ने थ्योरी दी और उसने कहा कि केवल ईक्यू और आईक्यू से काम नहीं चलेगा। वो कहती है, साइकोलॉजिस्ट है बहुत बड़ी, वो कहती है, और उसने ये विषय प्रारंभ किया और आज सारे विश्व में
से इसके ऊपर प्रचंड अध्ययन हो रहा है। और तीसरा विषय उसने कहा एसक्यू भी होना चाहिए, स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी होना चाहिए। व्यक्तित्व के विकास का मापन करते समय केवल उसके बुद्धि का मापन करना है कि स्वास्थ्य की एकांगी परिभाषा कि जो बीमार नहीं है वो स्वस्थ है, यह परिभाषा काम नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की पॉजिटिव परिभाषा करनी पड़ेगी, सकारात्मक परिभाषा करनी पड़ेगी। और जब सकारात्मक परिभाषा उन्होंने की तो उनको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और उसके आगे सामाजिक जोड़ना पड़ा। और सन 98 में WHO की विश्व बैठक के अंदर भारत के प्रतिनिधि द्वारा कहे जाने के बाद में आज WHO के वेबसाइट पे जाकर के जब आप स्वास्थ्य की परिभाषा देखेंगे तो उसके अंदर 5वां शब्द जुड़ा गया, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। केवल शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक इससे ही काम नहीं चलेगा, तो इससे भी आगे बढ़कर के आध्यात्मिक स्वास्थ्य की भी बात करनी पड़ेगी। इन 5 स्तरों पर जो स्वस्थ होगा, जो अपने आप में पोषित होगा, परिपूर्ण होगा, वही स्वस्थ व्यक्ति है। मैं ये विश्व की बातें इसलिए बता रहा हूं कि हम में से अनेक लोगों को ऐसा लगता है कि विश्व में तो हमसे अच्छा ही है, और जो यहां से लोग जाते हैं उनको भी लगता है कि बड़ा अच्छा है। आज अमेरिका में सबसे बड़ी चर्चा ये हो रही कि शिक्षा, सरकारीकरण शिक्षा में ठीक है या प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। आप में से कितने लोगों को पता है, मैं नहीं जानता, लेकिन अमेरिका में स्कूल शिक्षा पूर्णतः सरकारी है, प्राइवेट स्कूल अमेरिका में नहीं। सारी दुनिया को सन 91 से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बना करके प्राइवेटाइजेशन का और संदेश देने वाले अमित का बेटा हो या ओबामा की बेटी, सरकारी स्कूलों के अलावा स्कूल शिक्षा कोई नहीं दे सकता। 7-8 साल पहले इसके ऊपर 16 राज्यों के अंदर अमेरिका में जो फेडरल व्यवस्था है, जो राज्य व्यवस्था है, बहुत तगड़ी है। इसमें राज्यों के पास बहुत सारे अधिकार है, उसमें शिक्षा के अधिकार बहुत सारे राज्यों के पास है। इसमें प्रत्येक राज्य अपने लिए तय करता है कि क्या होगा। 16 राज्यों ने कहा कि ये सरकारी विद्यालयों की परिस्थिति बड़ी खराब है, केवल हमारे यही नहीं, अमेरिका में, और बहुत ज्यादा खराब है, प्रचंड खराब है। यह अमेरिका की रिपोर्ट है, उनका नेशनल एजुकेशनल पोल एवरेजेस से आता है। उस नेशनल एजुकेशनल पोल एवरेजेस को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये भारत जैसी बात वो भी कर रहे हैं। मैंने शायद पिछली बार बताया था कि मैंने अपने फेसबुक पे एक वाक्य डाला, वो वाक्य था कि चौथी के 64% बच्चे, चौथी के स्तर के 4th ग्रेड के 64% बच्चे 2 अंकों का जमा नहीं कर सकते, जोड़ घटा नहीं कर सकते, डबल डिजिट एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। और 8वीं के स्तर के केवल 36% बच्चे, दोनों वाक्य लगभग एक ही है, 64% वही हुआ, लेकिन केवल 36% बच्चे अंग्रेजी के 4 वाक्य बिना त्रुटि के, बिना गलती के लिख सकते हैं। यानी 64% अंग्रेजी से नहीं लिख सकते 4 वाक्य। जब मैंने इतना सा फेसबुक पे डाला तो लोगों को लगा भारत के बारे में तो सबने कहना शुरू किया ये बिहार का है या उत्तर प्रदेश का है, और हमारे शिक्षक ही ऐसे है, शिक्षकों के नहीं आता तो बच्चों को कहां से आएगा। 100 कमेंट होने के बाद मैंने नीचे लिखा कि ये भारत का नहीं लिखा है, ये अमेरिका का एवरेज है। नेशनल एजुकेशनल पोल एवरेजेस में अमेरिका के केवल 36% बच्चे 8वीं में पढ़ने वाले अंग्रेजी की 4 लाइनें बिना गलती के लिख सकते हैं। हम अपने बच्चों को कहे अंग्रेजी थोप रहे, अमेरिका भेजने के लिए ना, वहां के लोगों को अंग्रेजी नहीं आती तो कहे वो अपने बच्चों को अंग्रेजी में पीस रहे हो। बेचारों का बचपन चला जाता है एबीसीडी रटते रटते। यदि अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा तो हंसते हंसते पढ़ेगा। इसीलिए तो पढ़ा रहे हो ना कि किसी दिन अमेरिका जाएगा तो अंग्रेजी आनी चाहिए, वही नहीं आती तो आप क्यों पढ़ा रहे हो। कुल मिला के सारे विश्व की स्थिति बड़ी विचित्र है शिक्षा की। इसमें सारे विश्व को शिक्षा के अंदर एक कोई रास्ता चाहिए कि जिसके द्वारा वो अपनी शिक्षा को व्यवस्थित कर सके, और भारत ने ये काम सदियों से किया। इसमें भारत माता जगत गुरु का